नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सीसीई के प्रकार के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के और भी जो वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं उनको नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप आए हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम या जो भी आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। उन प्लेलिस्ट में जाके आप जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। साथ में उनका जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हमसे बात करनी है या आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी मतलब कुछ भी बीएड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप हमसे बात कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन हम तत्काल आपको देंगे। तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, साथ में व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़ना है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और वो उन सब का लाभ उठा रहे हैं, उनका बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो आप भी उनसे जुड़ के अपना बेनिफिट उठाइए और अपने बीएड की जो जर्नी है इसको आसान बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग कि हमारा जो टाइप्स है सीसीई का, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो टाइप है उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सीसीई का जो इंट्रोडक्शन है, तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम सीसीई बोलते हैं। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि जो मूल्यांकन होता है वो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेशन ख़त्म होने के बाद, मतलब एकदम लास्ट में एंड ऑफ सेशन कंप्लीट करने के बाद जो वार्षिक परीक्षा होती है वैसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि लगातार पूरे साल भर विद्यार्थियों का क्या होता है, मूल्यांकन होता रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पूरे शैक्षणिक सत्र में निरंतर और उनके सर्वांगीण विकास के लिए के सभी पक्षों का क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। सीसीई विद्यालय शिक्षा में व्यवस्थित रूप से लागू करने का कार्य जो होता है ये कौन करता है, आपका सीबीएसई करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसकी अवधारणा को राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसको हम लोग आरटीई एक्ट बोलते हैं, आरटीई एक्ट 2009 में भी महत्व दिया गया है। तो इसका जो मतलब इसकी परिकल्पना जो की और जिन्होंने इसको परिकल्पना जो की थी उसने किया था आपका एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले इसके बारे में बोला था, उसके बाद इसको जो लागू किया गया वो आपका आरटीई एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आया तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका सीसीई के प्रकार क्या हैं। तो जो आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है ये मुख्यतः 2 प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं। एक हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ असेसमेंट, मतलब जो असेसमेंट का नेचर है उसके आधार पे करते हैं। दूसरा जो मूल्यांकन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ असेसमेंट, जो असेसमेंट का मूल्यांकन के क्षेत्र के आधार पे करते हैं, और दूसरा प्रकृति के आधार पे। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मूल्यांकन हैं, उनके टाइप्स हैं जो प्रकृति के आधार पे करते हैं, और कौन कौन से टाइप के मूल्यांकन जो हैं वो क्षेत्र के आधार पे हम लोग करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, मूल्यांकन की प्रकृति के आधार पे आपका जो असेसमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मूल्यांकन की प्रकृति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ असेसमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का अलग से वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है इसमें जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कब करते हैं, ये जो मूल्यांकन होता है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका पर्पज़ क्या होता है, अगर हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो प्रक्रिया है उसके दौरान अगर हम असेसमेंट करते हैं तो उससे हमें जो बेनिफिट होगा वो
क्या होगा कि जो अधिगम है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है इसके माध्यम से। और इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है। अगर कंटिन्यूअस फीडबैक मिलेगा तो उससे क्या होगा कि अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी आसानी से चीज़ों को सीख सकें। डायग्नोसिस एंड रिमेडिटेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि पहले हम डायग्नोज करते हैं, देखते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या समस्या है, और फिर उसके हिसाब से रिमेडियल क्लासेस वगैरह लेके आते हैं, मतलब सुधारात्मक एवं सुझाव प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का हमने इसमें देखा पर्पस देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। अब इसमें हम टेक्निक्स क्या फॉलो करते हैं, तो जब भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्लास टेस्ट, जैसे मान लीजिए कि जो टीचर है, अध्यापक जो है, वो कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, मान लीजिए एक यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट कंप्लीट करने के बाद उसका तुरंत क्या कर दें, टेस्ट ले लें कक्षा में, विदाउट पहले से इन्फॉर्म किए हुए कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट उनको बच्चों को दे दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि बढ़िया मूल्यांकन हो पाता है। आप क्विज करा सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं कि बच्चे घर से लिख के आएंगे, प्रोजेक्ट वर्क करवा सकते हैं, ओरल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ माध्यम है जिसके तहत जिससे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि शिक्षक अध्याय पढ़ाने के बाद छोटे टेस्ट या प्रोजेक्ट देते हैं तो वह किस में आता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। अब इसका जो शैक्षणिक महत्व है वो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइडेंटिफाइज लर्निंग गैप्स, मतलब जो अधिगम के दौरान जो गैप हो जाता है, गैप मतलब कुछ बच्चे सीख पाते हैं कुछ बच्चे नहीं सीख पाते, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन बच्चों को अच्छे से समझ में आया, किन बच्चों को अच्छे से नहीं समझ में आया है। और उससे क्या कर सकते हैं हम, टीचिंग की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इनकरेज एक्टिव एंड पार्टिसिपेशन, मतलब कि सहभागिता को हम क्या कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनको इनकरेज कर सकते हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में सहयोग करें, मतलब उनमें सहभागी बने। नेक्स्ट दूसरा जो है हमारा वो है आपका कि समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट कब होता है, जैसे कि हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की, तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये कब होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये ड्यूरिंग आपका कब होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये किया जाता है। जबकि जो आपका समेटिव होता है ये कब होता है, ये होता है एंड ऑफ टर्म। ठीक है, एंड ऑफ टर्म मतलब टर्म ख़त्म होने के बाद या फिर सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद, एंड ऑफ सेमेस्टर। तो ये जो होता है आपका समेटिव असेसमेंट होता है, यह मूल्यांकन अध्ययन अवधि के अंत में किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, टू इवेलुएट ओवरऑल अचीवमेंट, मतलब बच्चे का जो टोटल उसका ओवरऑल अचीवमेंट है उसका मूल्यांकन करने के लिए। क्लासिफिकेशन एंड प्रमोशन, सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन, तो बच्चों को जैसे मान लीजिए क्लास 11th में बच्चा है तो उसको पूरा जो टर्म है, पूरा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के बाद अगर हम उनका असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जैसे हम वार्षिक परीक्षा कराते हैं, तो वार्षिक परीक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हर तरीके का टेस्ट लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा पूरे साल में क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है वो सारी चीज़ें पता चलती हैं, और उसी के आधार पर हम बच्चों को क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं जो उनकी मार्कशीट वगैरह है, और उनको नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे क्लास 11th में है तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा बच्चा, क्लास 12 में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं, किसमें, समेटिव असेसमेंट में। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, बहुत टाइम नहीं लगना है, और ये जस्ट फॉर्मल होता है। कंडक्टेड एट फिक्स्ड इंटरवल, मतलब जैसे 5 पेपर हैं तो 5 दिन एग्ज़ाम चलता है, 10 पेपर हैं तो 10 दिन एग्ज़ाम चलता है। इस तरह से ये क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल के दौरान किया जाता है। बेस्ड ऑन सिलेबस कंप्लीशन, तो बच्चे का जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं,
वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आता है वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। जैसे सिलेबस में अगर मान लीजिए 4 यूनिट है तो 4 यूनिट तक ही हम बच्चे से क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, उससे बाहर की चीज़ें नहीं पूछते। तो ये सारे इसके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं किसकी, समेटिव असेसमेंट की। अब इसमें हम प्रक्रिया क्या फॉलो करते हैं समेटिव असेसमेंट करने के लिए। तो समेटिव असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स करते हैं, एनुअल एग्ज़ाम करते हैं और जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके तहत हम मूल्यांकन करते हैं। वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर जो होता है इसके अंत में जो इवैल्यूएशन होता है वो किसके तहत होता है, आपका समेटिव असेसमेंट है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेजर्स एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चे का जो एकेडमिक अचीवमेंट है, जो उसका विद्यालयी जो मतलब क्या उसने प्राप्त किया है, कितना वो अचीव किया है, वो उसका मेजरमेंट करते हैं। हेल्प्स इन ग्रेडिंग एंड रैंकिंग, और बच्चे को रैंक देने में, जैसे कि वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, ठीक है, इस तरह से। तो उसको ग्रेड देने में, ग्रेड में क्या होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए प्लस, है ना, इस तरह से भी ग्रेड होते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, रैंकिंग और बच्चे को ग्रेड देने में ये क्या होता है, काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये हमने देखा अभी समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे, सेकंड है हमारा कि जो मूल्यांकन है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ असेसमेंट, मतलब कि क्षेत्र के आधार पर मूल्यांकन। तो क्षेत्र के आधार पर मूल्यांकन कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो जो CC होता है, मतलब ये क्या होता है, व्यापक होता है, कम्प्रहेंसिव होता है। अब जब कम्प्रहेंसिव होता है तो इसमें सिर्फ आपका जो सिलेबस है, मतलब जो किताब है, सिर्फ वहीं से मूल्यांकन नहीं होता। इसके लिए यह 2 मुख्य क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें एक होता है शैक्षणिक मूल्यांकन और दूसरा होता है सह शैक्षणिक मूल्यांकन। मतलब कि क्षेत्र के आधार पर अगर मूल्यांकन की बात करें तो ये 2 टाइप से हम इसमें करते हैं। एक कैसे करते हैं, एक होता है आपका एजुकेशनल और दूसरा क्या होता है आपका को एजुकेशनल, ठीक है, को एजुकेशनल। तो एक को हम बोलते हैं आपका कि ये शैक्षणिक मूल्यांकन होता है इसका, शैक्षणिक, और दूसरा क्या होता है आपका शैक्षणिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं 2 टाइप से। तो जब हम शैक्षणिक करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं कि बच्चे का जो एरिया जो इसमें कवर किया जाता है उसमें क्या सब्जेक्ट नॉलेज क्या है बच्चे का, ठीक है, विषय संबंधित ज्ञान कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसकी, कितनी समझ उसमें आई है, एप्लीकेशन क्या कर सकता है और एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं शैक्षणिक मूल्यांकन में करते हैं कि बच्चे के पास सब्जेक्ट नॉलेज कितना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आपका जो है, जो इसके आगे है वो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपके मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्लास 10th का अगर बच्चा है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो उसमें आपके 10th क्लास में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका साइंस हो गया, ठीक है, SST हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गई, ठीक, इस तरह से। तो ये सारे मतलब सब्जेक्ट्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं उसमें आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपकी मैथमेटिक्स होती है, साइंस होती है, सोशल साइंस होता है और लैंग्वेज होता है। नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति इंक्लूड बोथ, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, फॉर्मेटिव भी होता है और समेटिव भी होता है, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मतलब क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं। अब दूसरा जो है वो शैक्षणिक मूल्यांकन। तो शैक्षणिक मूल्यांकन की बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो यह विद्यार्थी के गैर शैक्षणिक पक्षों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो इसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, पहला जीवन से संबंधित, जीवन कौशल पर आधारित, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक तो हो गया आपका लाइफ स्किल, दूसरा एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, दृष्टिकोण एवं मूल्य पर आधारित मूल्यांकन करते हैं, जिसमें उसके व्यवहार के बारे में देखते हैं। रिस्पेक्ट और कॉपरेशन, कितना वो कॉपरेट करता है लोगों को, कितना मतलब उसका कॉपरेशन रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे के बारे में। तो अगला जो इसका है उसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ आती हैं। को करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो स्पोर्ट्स होता है, जैसे 10th क्लास स्कूल में क्या होता है, एनुअल स्पोर्ट्स होता है ना,
तो एनुअल स्पोर्ट्स जो होता है ये करिकुलम का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। ऐसा कोई स्कूल वाले को शौक नहीं लगा है कि वो हर साल स्पोर्ट्स कराते हैं स्कूल में, नहीं, वो मतलब ऊपर से गाइडलाइन है कि आपको करना ही है। मतलब बच्चे को जो सिर्फ किताब नहीं पढ़ानी है, उसके साथ साथ उसमें उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलम भी ऐड है और उसको स्कूल को करवाना ही है एनी हाउ, कैसे भी समय निकाल के उनको करना ही करना है। तो इसमें क्या चीज़ें होती है, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ के माध्यम से करते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें हम योगा के बारे में देखते हैं, फिजिकल फिटनेस और पार्टिसिपेशन इन गेम्स, तो जो आउटडोर गेम्स वगैरह होते हैं, इससे क्या होता है बच्चे का स्वास्थ्य और फिजिकल फिटनेस वो बना रहता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंश्योर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, देखिए पहला तो हमने क्या देखा कि बच्चे का शैक्षणिक ज्ञान कितना है, तो शैक्षणिक ज्ञान मतलब उसका सब्जेक्ट नॉलेज हो गया प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम, तो एक्स्ट्रा करिकुलम और दोनों को मिला देंगे, मतलब सह शैक्षणिक गतिविधियों को मिला देंगे, तो उससे क्या होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। ठीक है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है। तो ये क्या होता है, इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरा, डेवलप्स पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व है वो भी डेवलप होता है, उसमें भी निखार आता है। और बिल्ड्स लीडरशिप क्वालिटी, इससे क्या होता है कि बच्चे में जो लीडरशिप होती है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, मतलब लीड करने का, वो क्वालिटी भी बच्चे में डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि कंपैरेटिव डिफरेंसेस, दोनों में क्या अंतर है, किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में अंतर क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेसिस मतलब आधार अगर हम देखें समय के हिसाब से, तो समय के हिसाब से जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये कब होता है, ये ड्यूरिंग लर्निंग होता है। समेटिव असेसमेंट कब होता है, तो ये होता है ड्यूरिंग एंड ऑफ टर्म। नेचर क्या होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो डायग्नोस्टिक होता है, मतलब पहले हम देखते हैं बच्चे का और उसको देख के फिर उसके हिसाब से उसको रिमेडियल क्लासेस वगैरह देते हैं। और ये क्या होता है, जजमेंटल होता है, मतलब फाइनल एकदम लास्ट में होता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको सुधार करने का, जो आप नंबर पाएँ, जैसे पास हुए तो पास, फेल हुए तो फेल, मतलब ये जजमेंट इसमें होता है। पर्पज़ क्या है, इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, और इससे क्या होता है, सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप पिछली कक्षा में आपका परफॉर्मेंस ये है, अब आप इस आधार पर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए जाते हैं। फीडबैक की बात करें तो ये इमीडिएट फीडबैक मिलता है इसमें, और इसमें क्या होता है, लिमिटेड रहता है। फ्रीक्वेंसी कब होता है, ये कंटिन्यूस लगातार चलता रहता है, और ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है, जैसे कि आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम हो गया है ना, क्वार्टरली हो गया, और आपका हाफ ईयरली हो गया, और ईयरली हो गया, एनुअल। ठीक है, तो इस तरह से ये पीरियोडिक होता है, कौन, समेटिव असेसमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है टीचिंग पर्सपेक्टिव, मतलब शिक्षण दृष्टिकोण से क्या महत्व है इसका, इसके बारे में देखते हैं। तो हेल्प्स टीचर टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, इससे क्या होता है कि जो छात्र हैं उसका प्रोग्रेस क्या है, उसका विकास कितना हुआ, ठीक है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। प्रोवाइड्स टाइमली रिमेडियल टीचिंग, मतलब कि बच्चे को जो है एक्स्ट्रा जो क्लासेस वगैरह होती हैं, इस तरह से मतलब उनको एक्स्ट्रा अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ें हैं तो उनको रिमेडियल क्लासेस वगैरह दी जा सकती हैं। इनकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बच्चों की सहभागिता को इनक्रेज करना। रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस, ठीक है, परीक्षा का जो तनाव है उसको कम करने के लिए। और प्रमोट्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। तो ये शिक्षण दृष्टिकोण से इसका महत्व हो गया। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो सीसी के जो प्रकार होते हैं वो उसमें हमने दो चीज़ों को देखा। किसका देखा, समेटिव एक देखा हमने, फॉर्मेटिव, दूसरा समेटिव, तीसरा स्कॉलस्टिक और चौथा को स्कॉलस्टिक। मतलब कि एक आपका फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया, शैक्षणिक हो गया और सह शैक्षणिक। ये मिलकर विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करते हैं। यह प्रणाली केवल अंक आधारित मूल्यांकन नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का क्या है, एक प्रभावी माध्यम है। तो हमारा जो आज का वीडियो था वो यहीं तक था, और उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो उसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है,
और साथ में कमेंट भी करना है। अगर कोई फीडबैक देना है या कोई भी आपको मतलब अपडेट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में शेयर करना है, शेयर उन लोगों के साथ जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए या जिनको ज़रूरत है हम नहीं पहुँच पाए तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो। और फिर अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता और इससे आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते तो आपको ये लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा तो कर ही रहे हैं फिलहाल लेकिन ये है कि हमारे लिए आपका थोड़ा सहयोग बन जाएगा। अगर आप अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन है और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो समय पे आपके पास पहुंच जाए, तो उसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।